हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोब्रेन। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्योंकि टाइम कम है और ये वन शॉट वीडियो, पूरा वन शॉट सेशन है। इसे हम लोग रात को ही स्टार्ट किए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी मोबाइल चला रहे होंगे, तो ज़रूर पढ़ाई कर सकते हैं। और आपका कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम लोग उस सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। ठीक है, अब देखिए पावर शेयरिंग है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कहाँ? हर जगह पे, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फैमिली में हो या कहीं पे भी जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे पावर शेयरिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे घर में ही अगर हम लोग एग्जांपल लें, हम लोग अगर चार पांच अगर भाई बहन है, परिवार का एक हिस्सा है, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर कोई चॉकलेट आया, घर में मिठाई आया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे। उसी तरह से किसी भी देश में क्या होता है, डाइवर्स पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी होता है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अब वहाँ पे पावर जो है वो तो गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट में सबका हिस्सेदारी होना चाहिए। मतलब जो पावर है उस पावर शेयरिंग काफ़ी ज़रूरी होता है लोकतंत्र में। इसी से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखिए पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम लोग दो देश का एग्जाम्पल देखेंगे। एक आपका बेल्जियम है और दूसरा कौन सा, श्रीलंका। इन दोनों देशों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वाई देयर इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग लोकतंत्र में क्यों जरूरी है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों देश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए बेल्जियम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर बेल्जियम का देखा जाए, यूरोपियन कंट्री और काफ़ी छोटा सा देश, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो अपने यहाँ एक स्टेट है हरियाणा, उसके बराबर है, उससे भी छोटा है। ठीक है, इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्जियम का ये मैप भी है। इसमें अगर क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछा जा सकता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि बेल्जियम का जो बाउंड्री है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, किससे टच नहीं होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हम लोग देखे हैं, कौन कौन सा देश है? फ्रांस है आपका, फ्रांस के साथ बाउंड्री टच होता है बेल्जियम का। नीदरलैंड है, जर्मनी है, और कौन सा एक है, लग्जमबर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर इसमें अगर बात करें तो ये बेल्जियम का मैप है, बोले कि सर ये कलर क्यों किया हुआ है, ये पॉपुलेशन एथनिक कॉम्पोजिशन बता रहा है। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एथनिक कॉम्पोजिशन बताइए। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि जो एक सोशल डिवीजन जो एक होता है ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर, मतलब वहाँ का जो भी एक अलग अलग जो कल्चर होता है उसके आधार पर। तो एथनिक कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह के लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मोस्टली देखा जाए तो एक है फ्रेंच स्पीकिंग और एक है आपका डच स्पीकिंग। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग और दूसरा कौन सा, डच स्पीकिंग। अब देखिए ये जो येलो कलर वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, तो येलो कलर वाला रीजन कौन सा है, तो ये फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, और फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते हैं। कौन से, जो डच भाषा बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल, और इनका संख्या है आपका 59%। क्लियर? और ये जो आपका ये जो रेड कलर वाला जो देख रहे हैं पार्ट, ये है वैलून, फ्रेंच स्पीकिंग, और इनका संख्या है 40%। और बाकी अगर देखा जाए, और इस साइड जो आप किनारे में देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला साइड है जर्मन स्पीकिंग, तो इनका संख्या 1%। तो एथनिक कॉम्पोजिशन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि आप उसके बारे में बताइए बेल्जियम का। अब देखिए यहाँ पे ऑफ द एथनिक कॉम्पोजिशन, हेडिंग क्या है आपका, एथनिक कॉम्पोजिशन, और कितने नंबर में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, डच स्पीकिंग लोगों का कितना है जनसंख्या, 59%। अब इसको ऐसे याद रखना है, एफडी से याद रखना है। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये वर्ड काफ़ी प्रचलन में रहता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो एफ से क्या हो गया आपका, फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन। ठीक है, और
वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? तो डच स्पीकिंग पीपल। और इनका जनसंख्या कितना है? तो 59%। अब मैप में देख लीजिए यहाँ पे कि फ्लेमिश रीजन कौन सा है। देखिए फ्लेमिश रीजन कौन सा है? जो ऊपर वाला जो पार्ट है यही फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। अब फ्लेमिश रीजन में कौन से लोग रहते हैं? डच स्पीकिंग। और उनका संख्या कितना है? 59%। अगला देखिए, अनदर 40% पीपल लिव्स इन वेलुनिया रीजन एंड दे आर कौन? दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। कौन से भाषा बोलते हैं? तो फ्रेंच। तो दो मोस्टली दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक है आपके फ्रेंच स्पीकिंग और दूसरा डच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग लोगों का जनसंख्या कितना है? 59%। और कहाँ रहते हैं वो? तो फ्लेमिश रीजन में। और फ्रेंच स्पीकिंग लोग कहाँ रहते हैं? वेलुनिया रीजन में। और इनका संख्या कितना है? 40%। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और बाकी जो बचा 1% वो जर्मन भाषा बोलते हैं। क्लियर? और अगर कैपिटल में देखा जाए, जैसा कि देखिए यहाँ पे ब्रुसेल्स का ये जो कैपिटल है बीच में, ये वाला जो पार्ट है कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर पूरे देश में अगर बात किया जाए तो किसका संख्या ज़्यादा है? डच स्पीकिंग लोगों का। कितना? 59%। लेकिन जो कैपिटल रीजन है ब्रुसेल्स, यहाँ पे फ्रेंच लोगों का संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। और डच बोलने वाले लोगों का संख्या मात्र कितना है? 20%। आई होप आपको ये एथनिक कॉम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा, ये बेल्जियम का, ठीक है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब क्या बता रहा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं और इनका संख्या क्या है? 40%। इसीलिए ये वर्ड क्या यूज किया? माइनॉरिटी इनके लिए यूज किया, क्योंकि इनका संख्या कम है। और किसका संख्या ज़्यादा है? तो जो डच बोलने वाले लोग हैं। कितना संख्या है? 59%। अब हो क्या रहा है? अगर सोशल अगर देखा जाए सोसाइटी में, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, दे वे रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये लोग ज़्यादा अमीर हैं और इनका जो पावरफुल लोग हैं किनके अपेक्षा? डच लोगों के अपेक्षा। एंड दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। और जो डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो लोग इससे थोड़ा सा नाराज चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था भाई कि हमारा संख्या ज़्यादा है, हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पावरफुल रिच पीपल कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग लोग। एंड दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960। और यही सबसे एक बड़ा कारण बना टेंशन का। तो क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर टेंशन इन बेल्जियम। समझ गए? इन ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, मतलब 1950 से 1960s के दौरान बेल्जियम में टेंशन का कारण क्या था बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग? तो क्या कारण था? क्यों? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का संख्या कम था जनसंख्या, इसके बावजूद भी ये लोग अमीर थे, शक्तिशाली थे। किसकी अपेक्षा? डच स्पीकिंग लोगों की अपेक्षा। जबकि डच लोगों का संख्या कितना था? 59% और फ्रेंच का मात्र 40%। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग पावरफुल थे। अब इसके कारण डच स्पीकिंग लोग थोड़ा गुस्सा में रहते थे और यही टेंशन का कारण बन रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड जो कंट्री का एग्जाम्पल है आपके बुक में कौन सा है? श्रीलंका का। श्रीलंका का भी एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। अब इसका भी जनसंख्या कितना बता रहा है श्रीलंका का? एक नेबरिंग कंट्री हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका का मैप है आपका, ठीक है। ये इसी के यहाँ से देखिए, ये नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का यही टच होता है यहाँ पे। सॉरी नॉर्दर्न बोले, साउदर्न पार्ट जो दक्षिणी भारत, जहाँ राम जी गए थे, रावण ने सब याद होगा रामायण, ठीक है। तो ये श्रीलंका है आपका। अब श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन हम लोग देखते हैं। अब इसका जनसंख्या कितना बता रहा? लगभग 2 करोड़ है, सेम एज हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पे भी कैसा पॉपुलेशन बता रहा है कि डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब एक जैसा नहीं है, मतलब एक ही धर्म के लोग नहीं है या एक ही जाति के लोग नहीं है। यहाँ पे भी जो आपका डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब कैसे डाइवर्सिटी है? द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स।
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कौन से भाषा बोलने वाले लोग थे, सिन्हाला स्पीकर, ठीक है। और इनका संख्या कितना था, 74%। और बाकी तमिलियन लोग थे, तमिल स्पीकिंग पीपल, एंड द तमिल स्पीकर्स, इनका संख्या कितना है, 18%। श्रीलंका का अगर एथनिक कॉम्पोजिशन लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं सिन्हाला स्पीकर कितना जनसंख्या है, 74%। और बाकी जो तमिल स्पीकर्स हैं इनका कितना है, 18%। अब तमिल में भी क्या बता रहे हैं, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल में भी 2 सब ग्रुप्स बता रहा है। 2 सब ग्रुप्स कहने का मतलब कि तमिल में भी अगर आप देखेंगे तो तमिल में 2 तरह के लोग थे, ठीक है। एक थे इंडियन तमिल, इंडियन तमिल जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो वहाँ पे गए थे आपका इंडिया श्रीलंका में, ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश लोग बहुत सारे वहाँ पे टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए लेबर ले गए थे और वहीं पे वो लोग रह गए थे। और एक जो श्रीलंका का जो नेटिव पीपल है, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल, तो यही 2 सब ग्रुप्स आपका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ज़्यादातर तमिलियन लोग ना ये रीजन में रहते हैं, जो रेड कलर वाला जो रीजन है आपका, इसी में रहते हैं, ठीक है। इसमें भी ये श्रीलंकन तमिल है, और ये थोड़ा जो डार्क ज़्यादा है यहाँ पे इंडियन तमिल लोग रहते हैं। अब बाकी ये जो येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये कौन सा, सिन्हाला जो स्पीकिंग लोग हैं। फिर कुछ आपका पैचेज है इस तरह का लाइन जैसा, यहाँ पे मुस्लिम्स लोग हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है। अब इस आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स, और इनका संख्या कितना था, तमिल में भी 2 तरह, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, और टोटल 18% थे। तो श्रीलंकन तमिल का संख्या कितना है, 13%, और इंडियन तमिल का तो 5% हो जाएगा। द रेस्ट हुज 4 फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो अभी मैंने बता दिया कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान उनके जो पूर्वज थे, 4 फादर्स, वो आए थे वहाँ पे और वहीं बस गए थे, तो उनको इंडियन तमिल्स बोला गया। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि मैंने बताया कि श्रीलंकन जो तमिल हैं वो कहाँ पे, नॉर्थ ये पार्ट हो गया और ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में है आपके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स पीपल वेयर बुद्धिस्ट, और सिन्हाला स्पीकर का संख्या कितना है, 74%। और ये लोग कौन से धर्म को मानते हैं ज़्यादातर, तो ये बुद्धिज्म को मानते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट। अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े भी होंगे कि जो अशोक के समय में, मगध एम्पायर में जब अशोक राजा थे, तो उनके वो अपने बेटा और बेटी को, ठीक है, कुणाल और ये संघमित्रा, इसको श्रीलंका भेजे थे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे है। तो सिन्हाला स्पीकर ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और जो तमिलियन लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और क्रिश्चियन लोगों का संख्या कितना है, तो 7%। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एथनिक कॉम्पोजिशन है दोनों देश का, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग कहीं पे नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। अब श्रीलंका में देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉम्पोजिशन हम लोग समझ गए कि कैसे डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब ये हेडिंग एक है आपका मेजॉरिटी वर्ड, हमने अभी देखा है, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, जिसका संख्या ज़्यादा है, ठीक है। अब सोसाइटी में यही चीज़ होगा कि किसी भी एक वर्ग का अगर संख्या ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ऐसा भाव आएगा कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो चाहेगा कि जो माइनॉरिटी में है उससे हम अपने अंडर में रखें। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, और इसी को किस वर्ड से जाना यहाँ पे बता रखा है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखिए क्या है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका ठीक 1 साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ आपका। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब यहीं से देखिए आपका कॉन्फ्लिक्ट का कारण शुरू हो रहा है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे कि द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी अभी हमने पढ़ा, सिन्हाला लोगों का संख्या यहाँ पे कितना था, 74%, ठीक है। अब द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस। अब ये लोग सोच रहे थे कि देश आज़ाद हुआ तो ये मेजॉरिटी में थे, इनको लगा कि भाई अब हम अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करेंगे, डोमिनेट करेंगे, किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। दे वांट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी।
क्योंकि संख्या ज़्यादा था तो चाह रहे थे कि अब सरकार में हमारा वर्चस्व ज़्यादा हो। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। और इस तरह से जब वहाँ पे सरकार बना तो सरकार में क्या हुआ कि बहुत सारा पॉलिसी अपनाया गया, बहुत सारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर को अपनाया गया, जिससे किसका सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो, सिन्हाला लोगों का श्रीलंका में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका संख्या कितना था, 74%, ज़्यादा संख्या था। तो ये लोग चाह रहे थे कि भाई हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो बहुत सारा कैसा सीरीज अपनाया गया, मेजोरिटेरियन मेजर्स। अब इससे क्या हुआ, अब देखिए मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, तो बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। अब क्या बता रहा है कि इसका मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा विश्वास है जो किसके अंदर आता है, जो मेजॉरिटी पीपल हैं उनके अंदर आता है। कि क्या आता है कि भाई जो कंट्री है वो हमारे अनुसार चलना चाहिए, जैसा हम चाहें वैसे देश को चला सकते हैं। ठीक है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और इससे जो माइनॉरिटी हैं उनको डिसरिगार्ड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब उनका जो इच्छा है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको अनदेखा किया गया। ठीक है, तो ये विश्वास क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म, जिसमें कोई भी जो सोसाइटी में मेजॉरिटी जिनका होता है उनको लगता है कि नहीं भाई हम मेजॉरिटी में हैं तो हम माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करेंगे और उनको डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ श्रीलंका में होने लगा। इन 1956 वहाँ पे एक कानून पास किया गया 1956 में। अब इस कानून के तहत देखिए क्या होता है, 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और इस तरह से सिन्हाला का एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, किसे, सिन्हाला को। दस डिसरिगार्डिंग द तमिल, और तमिल को एक तरह से क्या होगा, अब जैसे इंडिया में भी अगर देखा जाए, ये आगे भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मान लीजिए इंडिया में भी बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं और किसी एक भाषा को अगर नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए या ऑफिशियल लैंग्वेज अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि नहीं भाई अब यही एक लैंग्वेज चलेगा, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं होगा, जिस तरह एक तरह से डिसरिगार्ड होगा अदर लैंग्वेज को। वही चीज़ श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया किसे, सिन्हाला को। और इस तरह से तमिल बोलने वाले लोग एक तरह से डिसरिस्पेक्ट था। अब इसके बाद फिर क्या होता है, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब इस तरह से क्या होता है कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जाने लगा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या जॉब में। समझ रहे हैं, किसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, तमिल को। मतलब तमिल को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है और सिन्हाला को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और इस तरह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और इस तरह से संविधान में ही एक ऐसा बना दिया गया कि भाई ये सब जो संविधान है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को। मतलब बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा श्रीलंका में। अब आप सोच रहे हैं, एक तो कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जो सिन्हाला भाषा था जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते थे, तो अदर जो भाषा बोलने वाले लोग थे एक तरह से उनका डिसरिगार्ड था, खासकर तमिल लोगों का। और दूसरा क्या बनाया गया कि जो बौद्धिज्म, क्योंकि ज़्यादातर सिन्हाला लोग कौन से धर्म को मानते थे, बौद्धिज्म को, इसको प्रोटेक्ट किया जाने लगा। इसको फॉस्टर करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी लाया गया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। और इस तरह से जब बहुत सारा एक मतलब अलग अलग मेजर्स को अपनाया जा रहा था श्रीलंका में, ठीक है, सिन्हाला को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसके कारण जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे, ठीक है, इनके अंदर एक ऐसा भावना है एलिनेशन का। एलिनेशन मतलब एक अलगाव का भावना वहां से उत्पन्न होने लगा। इसके अंदर तमिलियन लोगों के अंदर और खास करके श्रीलंकन तमिल्स के अंदर कि भाई ये तो हमारा डिसरिगार्ड हो रहा है, हमारे देश में हम ही को अलग किया जा रहा है। समझ रहे हैं। They felt that none of their major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। अब तमिलियन लोगों को लगा कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर हमारे कल्चर को लेके, ठीक है, हमारे लैंग्वेज को लेके कोई सेंसिटिव नहीं है, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हर तरीके से किसको फॉस्टर किया जा रहा है, बुद्धिज्म को। फिर सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब दिया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में। इस तरह से
ठीक है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इस तरह से उनको लगा कि भाई जो देश का संविधान है, ठीक है, उनको अधिकार नहीं दे रहा है, जो भी पॉलिसी जो बनाया जा रहा है उनके खिलाफ में बनाया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और इस तरह से लगा कि भाई हम लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा है और हमारे विरोध में भेदभाव किया जा रहा है। ये किसके अंदर डेवलप हो रहा है? तमिलियन लोगों के अंदर, जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट आपका स्टार्ट हुआ, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा पॉलिसी अपनाया जा रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया जा रहा है। मतलब जो मेजोरिटी में है वो चाह रहा है कि भाई हम डोमिनेट करें सोसाइटी के ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पे द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस तरह से जो तमिलियन लोग थे उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, संघर्ष। ठीक है, किसके लिए? कि भाई नहीं, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। बाय रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशनल एंड जॉब्स। और इस तरह से अपने अधिकारों को लेकर उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, कि भाई अब हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर द मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वे रिपीटेडली डिनाइड। और ये लोग अपना एक अलग रीजन का ऑटोनॉमी भी मांग रहे थे कि भाई हम लोग नॉर्थर्न साइड में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, उसे कुछ पावर दिया जाए। तो ऑटोनॉमी के लिए भी इन्होंने स्ट्रगल डिमांड किया था, लेकिन उसको क्या किया जा रहा था? बार बार डिनाई किया जा रहा था। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म्ड demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of the श्रीलंका। और इस तरह से वो लोग एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स का डिमांड कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? तमिल एलम। ठीक है, अब इसका, अब देखिए, द distrust between the two communities turned into a widespread conflict. It soon turned into a civil war. और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि श्रीलंका में क्या हुआ? सिविल वार हो गया। अब यही इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जब HDI के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI रिपोर्ट में इंडिया से ऊपर रैंक था श्रीलंका का, इट मीन्स डेवलपमेंट में। लेकिन ये सिविल वार के कारण श्रीलंका पूरी तरह से क्या हो गया? बर्बाद हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इस सिविल वार के कारण दोनों साइड से, दोनों कम्युनिटी के, तमिलियन और सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, दोनों तो हजारों लोग मारे गए उसमें। Many families were forced to leave the country as a refugee and many more lost their livelihoods. बहुत सारे लोग देश छोड़ने पे फोर्स किया गया उनको, बहुत सारे लोगों का जीविका खत्म हो गया। ठीक है, द सिविल वार हैज caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country and it ended in 2009। और इसके कारण सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरीके से लॉस हुआ श्रीलंका को, क्योंकि सिविल वार, गृह युद्ध हो रहा था। देश के अंदर ही लोग, दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगे, तो देश पूरा बर्बाद हो गया। और ये वार कब खत्म हुआ था? 2009 में। और इसका और एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इससे रिलेटेड था, क्योंकि वो तमिलियन लोगों के द्वारा ही ये किया गया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आपने श्रीलंका का कहानी देख लिया कि दो कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं किया गया। अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग अगर कर दिया जाता, वहाँ पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स अगर प्रोवाइड किया जाता तमिल लोगों को, तमिल लोगों के लिए, उनका भी जो लैंग्वेज था उसको अगर रिस्पेक्ट दिया जाता, तो श्रीलंका में सिविल वार नहीं होता। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। अब ये चीज़ बेल्जियम में भी अब देखेंगे। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम के लोग समझदार थे, उन्होंने मिल बैठकर आपस में जो भी मैटर था उसको सुलझाया लोगों ने। अब इसका देखिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयरिंग एक तरह से हुआ, मतलब किस तरह से वहां पे पावर को एकोमोडेट किया गया बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड डच स्पीकिंग पीपल। अब देखिए कैसे किया गया। द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। अब श्रीलंका की तरह नहीं, यहाँ के जो लीडर्स थे दे टूक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। अब वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने जो रीजनल डिफरेंस था, जो क्षेत्रीय जो विभिन्नता था, ठीक है, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी रिकॉग्नाइज किया। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे, इस सबको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का जड़ था वहाँ पे।
Between 1970 and 1993, they amended their constitutions 4 times. 1970 से लेकर 1993 तक वहाँ के संविधान को कितना बार उसमें सुधार किया गया? 4 बार उसमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया। टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और क्यों सुधार किया गया संविधान में, क्यों संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया? ताकि जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो शांतिपूर्वक बेल्जियम में रह सकें। यही था। अब बेल्जियन मॉडल क्या था तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या उन्होंने अरेंजमेंट भाई क्या किया जिससे वहां पे श्रीलंका जैसा सिचुएशन नहीं बना? अब क्या हुआ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या डिसाइड किया गया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब बना तो उसमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वो दोनों तरफ से बराबर रखा गया। ठीक है, प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। मतलब दोनों तरफ के मंत्री लोग, मतलब 10 मंत्री डच स्पीकिंग से और 10 मंत्री फ्रेंच स्पीकिंग से। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से व्यवस्था किया गया। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अगर कुछ स्पेशल लॉ अगर बनाना है तो उसके लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से लोगों का उसमें कंसेंट जरूरी था। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। और इस तरह से मतलब ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि भाई कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले पाएगा। यूनिलेटरली मतलब अपने एक तरफा डिसीजन नहीं ले पाएगा। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई लॉ बनाना है तो सबका कंसेंट, सबका सहमति जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था किससे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बनाया गया, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए अलग और डच स्पीकिंग के लिए अलग बनाया गया। फॉर द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। कौन कौन सा रीजन? फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बोला गया कि भाई सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? उसके अधीन काम करना। तो बोला गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अंडर में काम नहीं करेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर और स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर। फिर आगे देखें, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स जो राजधानी था, जो क्या था? कैपिटल था आपका। तो कैपिटल में मैंने क्या बताया था कि कैपिटल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनका संख्या 80% था और डच लोगों का मात्र कितना था? 20%। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे जब सरकार बना ब्रुसेल्स का तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। क्योंकि देखिए पूरे देश का जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना तो वहां पे भी इक्वल, तो वहां पे डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, क्योंकि ब्रुसेल्स में इनका 80% था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। बिकॉज क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने एक्सेप्ट किया था। इस तरह से मिल बैठकर जो भी मतलब जो पावर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, अब इस तरह से देखिए वहां पे एक फोटोग्राफ था कि मतलब रास्ता पे जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या मतलब वो एड्रेस लिखा हुआ रहता है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, इस तरह से। तो भी वहां पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता था, डच में भी और फ्रेंच में भी। जैसे देखिए, द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ द स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक स्ट्रीट का एड्रेस है। यू विल नोटिस द प्लेस नेम्स और डायरेक्शंस इन द 2 लैंग्वेजेज, फ्रेंच एंड डच। मतलब फ्रेंच में भी और डच में भी है। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस सेम दिया गया। आप बात समझ रहे होंगे। यही था बेल्जियन मॉडल। और क्या था इसमें आगे? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और जिसका नाम क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी एक गवर्नमेंट बनाया गया डच स्पीकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक कौन सा गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये 1 लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लोग अलग मिलके चुने, डच लोग अलग मिलके चुना, जर्मन के लोग अलग मिलके, डच, फ्रेंच एंड द जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव।
द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, इसके पास पावर क्या दिया गया? कल्चरल, एडुकेशन से रिलेटेड, समझ गए, ये सब पावर दिया गया आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और बेल्जियम की जो हम लोग बात करें, बेल्जियम इतना अच्छा फिर देश बना, ठीक है, कि जब पूरे यूरोपियन एक यूनियन जब बनाया गया था, पूरे यूरोप के कंट्री लोग मिलकर एक अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जिसका नाम क्या रखा गया था? यूरोपियन यूनियन, EU। इसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया था? बेल्जियम में बनाया गया था, समझ गए, यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आप सोच सकते हैं कि दो देश का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, बेल्जियम का और श्रीलंका का, ठीक है। दोनों देश में कॉन्फ्लिक्ट थे, दोनों देश में एथनिक कॉम्पोजिशन जो था वो डाइवर्स था, और एक देश में वहाँ के लोगों ने पावर शेयरिंग नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सिविल वार हो गया, देश बर्बाद हो गया। और बेल्जियम के लोगों ने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसको पावर शेयरिंग बोला गया, मतलब अपने पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या किया? डिवाइड कर दिया, जिसके कारण इतना अच्छा देश बना कि पूरे यूरोप का वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इस तरह से देखिए, एक और कार्टून आपके बुक में दिया गया है जर्मन गवर्नमेंट का भी। जर्मन गवर्नमेंट देखिए, दो स्टीयरिंग दिया है, कार में तो एक ही स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे दो दिया गया है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि जर्मनी में क्या हुआ कि मतलब जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे मतलब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला। अब दोनों दो राइवल पार्टी थे, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस, और मान लीजिए किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, ऐसा हो कि मतलब सरकार अगर बनाना है तो दोनों पार्टी को मिलकर ही बनाना पड़ेगा, समझ, तो कॉलिशन गवर्नमेंट, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कार्य दोनों तरफ स्टीयरिंग, तो कॉलिशन गवर्नमेंट होता है। ये एक तरह से पावर शेयरिंग ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई देयर इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग। अब यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि वाई देयर इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जो डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। अब इसका दो कारण, एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अब से क्वेश्चन में भी पूछ देगा कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन या व्हाट आर द मोरल रीजंस फॉर द पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी, समझ में आ रहा है। हम लोग दोनों रीजन को यहाँ पे समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो दो कारण है। पहला देखिए क्या है, फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग के बारे में क्या बता रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है। क्यों भाई अच्छा है? क्योंकि इट रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। क्या कम करता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होने का पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे कम करता है पावर शेयरिंग, खत्म नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग हो जाएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, लेकिन इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसका जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीजन है। दूसरा क्या? सिंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। भाई अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? वायलेंस होगा देश में, जैसे श्रीलंका में सिविल वार हुआ। अब इसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी पावर शेयरिंग जरूरी है। imposing the will of majority community over them others are look like an attractive option in the short run, but in the long run it is undermines the unity of the nation। और क्या बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है कि भाई किसी देश में अगर मेजोरिटी है तो अगर उसको पावर दे दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाएगा तो यूनिटी ऑफ द नेशन जो है, यूनिटी पे खतरा आता है कि किसी देश का जो यूनिटी है वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे अब डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा, एक तरह से देश क्या होगा? बट जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीजन है। कौन सा रीजन है? प्रूडेंशियल रीजन। अब दूसरा हम लोग मोरल रीजन देखेंगे। तो देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड। अब ये मोरल रीजन है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो दो आपका रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन में क्या बता रहा है कि भाई पावर शेयरिंग अच्छा है। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूस द
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सेकंड में मोरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बता रहा है कि भाई जो पावर शेयरिंग वो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, आत्मा है, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइजेज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। क्या बता रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्ट बाय इट्स एक्सरसाइज, मतलब बता रहे कि डेमोक्रेटिक रूल्स है, उसमें पावर शेयरिंग होगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे अफेक्ट होगा डेमोक्रेसी, और उसी के साथ लोगों को वहाँ पे उस प्रभाव के साथ जीना पड़ता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। इसमें क्या बता रहा है कि भाई लोगों का ये अधिकार है कि वो कैसे गवर्न है, मतलब सरकार उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के द्वारा, लोकतंत्र है, समझ में आ रहा है। A legitimate government is one where citizens through participations acquire a stake in the system। और जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें लोग अपने वोट के माध्यम से, इलेक्शंस के माध्यम से अपने पावर को इंश्योर करते हैं कि नहीं भाई जिसे हम चुन कर भेजे हैं वही सरकार बनाएगा, तो एक तरह से लोगों का पावर होता है। इस तरह से पावर शेयरिंग जरूरी है लोकतंत्र में, और यही दो रीजन आपका बताया था। आई होप आपको एक पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो आपका एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का अलग अलग फॉर्म्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। देखिए पहले के समय में आपका डेमोक्रेसी नहीं होता था, पहले के समय में मोनार्की होता था, और मोनार्की में एक सिंगल व्यक्ति जो होता था वो पावरफुल होता था, ठीक है, वो राजा होता था, और वही राजा जो होता था और वो कोई पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता था, वो हायरार्कियल होता था, मतलब जो राजा है फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका मतलब उसी के परिवार के लोग राजा बनेंगे, तो हायरार्कियल होता था, समझ में आ रहा है। तो यही बता रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब काफी लंबे समय से देखा ये विश्वास किया जाता था, इट वाज बिलीव्ड, क्या बिलीव्ड किया जाता था, ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, मतलब सरकार का जितना जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास रहता है, ठीक है, जो किंग, जैसे मोनार्की का मैंने जिक्र किया, क्योंकि पहले काफी लंबे समय से तो मोनार्की ही रहा है, और मोनार्की के पास पावर किसी एक व्यक्ति के पास ही रहता है, वो कौन होता है, राजा होता है। इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। अब क्या बता रहा है कि अगर जो पावर है, ठीक है, पावर टू डिसाइड, जो कोई भी निर्णय लेने का जो पावर है, अगर उसको डिस्पर्स्ड कर दिया जाता है, डिस्पर्स मतलब उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। अब लोगों का ऐसा मानना था कि अगर भाई पावर जो है किसी एक व्यक्ति के पास ही होना चाहिए, अगर पावर जो है निर्णय लेने का, कोई चीज़ डिसाइड करने का या कोई लॉ बनाने का, अगर उसको डिस्पर्स कर दिया जाता, अगर उसे बांट दिया जाता है तो अच्छा कानून नहीं बनेगा या उसे तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सोच था काफी लंबे समय से, लेकिन ये सोच क्या हुआ, धीरे धीरे बदला, और कब बदला, जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ। अब इसमें क्या बता रहा है आपका कि सब डेमोक्रेसी आया, और डेमोक्रेसी में बोला गया कि भाई पावर का जो पॉलिटिकल जो पावर है उसका सोर्स किसके पास है, पीपल के पास। ये लाइन देखिए क्या लिख रहा है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स, ठीक है, ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितना भी जो पॉलिटिकल पावर है, ये लाइन एकदम याद रखना है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर, जितना भी जो पॉलिटिकल जो पावर है उसका सोर्स कौन है, पीपल, लोग हैं, ठीक है। अब इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू अ इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो खुद अपने ऊपर रूल करते हैं। अपने ऊपर रूल कैसे करते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे इलेक्शन होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं। अब पार्लियामेंट में है, अब पार्लियामेंट में कानून कौन बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई विदेश के लोग आते हैं कानून बनाते हैं, वही लोग बैठते हैं जिसको भारत की जनता वहां पे इलेक्ट करके सदन में सदस्य बनाकर भेजती है, चुनाव में जिताती है, ठीक है। अब इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स
एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अब बता रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, डाइवर्स है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, तो भाई सबका बात रखा जाएगा। एवरी वन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। बता रहे कि जो भी पॉलिसी जो होगा, पब्लिक पॉलिसी जो जनता के लिए जो नीति जो बनाया जाएगा, ठीक है, वो उसमें सभी लोगों का आवाज होना चाहिए। एवरी वन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। समझ में आ रहा है? अब यहीं से पावर शेयरिंग का आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखियो, ये समझ में आ गया इतना? अब देखिए आगे। अब देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हेडिंग आपका क्या है? इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक इन मेनी फॉर्म्स। अब पावर शेयरिंग अब कोई एक तरीका से नहीं होता है, इसमें हम लोग 4 तरीका डिस्कस करेंगे। मतलब देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, फॉर द पावर शेयरिंग। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। पहला कौन सा फॉर्म है तो देखते हैं हम लोग। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब इसमें क्या बता रहा है? सबसे पहला जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पे, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जुडिशियरी है आपका, फिर एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, फिर इससे हम लोग आगे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ही बता रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 आपका ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होता है, जुडिशरी न्यायपालिका होता है। अब इसी तीनों के बीच में पावर को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। यही तो है पावर शेयरिंग। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। Let us recall this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. अब क्या यहाँ पे बता रहे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ठीक है। तो जो पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो कौन सा है आपका? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? देखिए, वर्टिकल लाइन क्या होता है? ये वाला लाइन जो होता है वर्टिकल होता है, और ये वाला लाइन होता है क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जो प्लेन के पैरेलल, समझ रहे हैं? अब जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या बता रहा है कि पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है? तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब एक ही लाइन पे है, सेम लेवल है, कोई लेवल सीनियर जूनियर का नहीं है। एट द सेम लेवल जो है आपका पावर को शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और सेम पावर होता है तीनों के पास, लेजिस्लेचर के पास भी सेम पावर, एग्जीक्यूटिव के पास भी सेम, जुडिशियरी के पास, लेकिन काम अलग अलग होता है। बात आ रहा है समझ में? तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। और जुडिशरी का काम क्या होता है? टू इंटरप्रेट द लॉ, एज ए गार्जियन के रूप में काम करता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोला जाता है। तो लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेम लेवल। तीनों का लेवल क्या है? सेम लेवल पे है। समझ में आ रहा है? एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, जो अलग अलग काम करते हैं। समझ में आ गया? Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। अब इससे क्या सुनिश्चित होता है कि भाई कोई भी जो ऑर्गन है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं रहेगा। मोनार्की में क्या होता था? सिंगल व्यक्ति पावरफुल होता था, वो कौन? किंग, राजा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर वहां पे होता था, वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करता था। यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट को 3 पार्ट में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया।
कि भाई बोल दिया कि कानून कोई अलग व्यक्ति बनाएगा, अलग ग्रुप बनाएगा, उसको लागू करने के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया, और कानून सही है या गलत ये देखभाल करने के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया। समझ में आ रहा है? और इसी को क्योंकि सेम लेवल पे हैं लेकिन डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कौन सा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. और इस तरह से जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए, लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। अब क्या बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब देखिए, अब हमारे भारत के संविधान में किस तरह से एक बैलेंस बना के रखा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या बताया कि सेम लेवल है। ठीक है, और यहीं पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी जो डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, सेम पावर है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम मतलब तीनों जो ऑर्गन एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और इस तरह से एक पावर का बैलेंस, संतुलन बना हुआ रहता है। अब देखिए जैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जो भी डेमोक्रेसी में क्या, जैसे लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, है ना। जो भी मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एक्सरसाइज पावर, जो भी मंत्री हैं वो लोग अपने अपने मंत्रालय को पदभार संभालते हैं, लेकिन वो लोग किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट के प्रति और स्टेट असेंबली। सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब जज लोगों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जैसे जज आप देखते होंगे, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेज का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेकिन और जज काम क्या करता है? तो जज किसको मॉनिटर कर रहा है? जो जुडिशियरी है वो मॉनिटर करता है कि भाई लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, ये कानून सही है या गलत। अगर कानून देखेगा कि भाई ये गलत है तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। नल एंड वाइड का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपने देखा होगा कि बहुत सारा कानून लेजिस्लेचर अगर बना दिया और जुडिशरी चाहेगा तो उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। समझ में आ रहा है? और जज को अपॉइंट कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अपॉइंट जज का एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन जज को हटाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, मतलब लेजिस्लेचर के पास। और लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है तो कौन ध्यान देगा? जुडिशरी ध्यान देगा। तो तीनों एक दूसरे को चेक कर रहा है। समझ गए? कि ताकि कोई अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सके और एक तरह से पावर शेयरिंग बना हुआ रहे। फिर देखिए अब दूसरा पावर शेयरिंग कौन सा है? तो पहला हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल क्या होता है? तो वर्टिकल में जैसा कि मैंने लाइन बताया कि इस तरह का लाइन होता है और इसमें इस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मतलब सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे लोकल जो गवर्नमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्टिकल मैंने बताया। हॉरिजॉन्टल में क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल ए लाइन है और इसमें सेम लेवल पे पावर शेयरिंग होता है। इसमें जैसा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और ये और लाइन है और इस तरह से वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? तो देखिए, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पहला में क्या था? सेम लेवल पे, और यहाँ पे अब क्या लिख रहा है? देखिए, डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, और जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। समझ में आ गया? मतलब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल एट कॉल द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सरकार है, और एक पूरे कंट्री का है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अब एक ही तरह का सिस्टम सब देश में नहीं, सब देश का अलग अलग अपना अपना सिस्टम है पावर शेयरिंग का। जैसे बेल्जियम का हमने देखा तो अलग तरीके से वहाँ पे शेयरिंग किया गया। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या बता रहा है कि कहीं कहीं पे तो भाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। ये जब हम लोग अगला चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ेंगे, संघवाद, तो उसमें देखेंगे किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग कुछ पावर दिया गया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे, कंकरेंट लिस्ट पढ़ेंगे, ये सब उसमें बताया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दिस इज व्हाट दे डिड इन द बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। अब इसी तरह से पावर शेयरिंग किया गया था कहाँ, बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका का जो गवर्नमेंट तो रिफ्यूज कर गया था। दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ओवरऑल क्या बता रहा है कि किस तरह से एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेम लेवल पे काम करते हैं लेकिन डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? अब देखिए, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब तीसरा अरेंजमेंट क्या बता रहा है कि जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी बांटा जाता है, ठीक है। कैसे? सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल देखिए, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था इन बेल्जियम, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट्स अरेंजमेंट, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented by the legislature and administration। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को कैसे बांटा जाता है, इसका भी अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है, जैसे आप इंडिया में 9th क्लास में पढ़े थे कि इंडिया के केस में क्या होता है कि जो लोकसभा में हम लोग सीट देखे थे तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग पढ़े थे, एक वर्ड याद कीजिए। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था? यही तो था कि पावर्स में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। और जो फोर्थ क्या है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा जाता है, ठीक है। जो प्रेशर ग्रुप्स है आपका, समझ में आ रहा है, जो अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट होता है, जैसा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अब इसके द्वारा भी प्रेशर बनाया जाता है सरकार पे, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करती है। जैसे अभी बिहार में देख रहे हैं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब उनके पास भी पावर है, और वो पावर जब आंदोलन करते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेती है। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरह से क्या है, पावर शेयरिंग है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव ए फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। और डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये अधिकार होना चाहिए कि भाई जनता जैसे चाहेगी सरकार में वो आएगा, सरकार बनाएगी, मतलब पावर उसके पास आएगा, जिसको मतलब सोर्स ऑफ पावर कौन है, पीपल है, ठीक है। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कंपटीशंस एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उसमें कंपटीशन होता है पावर को लेके, सभी लोग चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं, हम सरकार बनाएं, अब इसको लेके कंपटीशन होता है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकली एंड सोशल ग्रुप्स। कभी कभी जैसे आप देखते होंगे कि किसी गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट बनता है। जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनता है तो क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका पावर शेयरिंग है। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या एग्जाम्पल है, पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। अब इसमें भी कुछ जैसे ट्रेड यूनियन आप देखते होंगे, ट्रेडर्स जो व्यापारी लोगों का एक संघ होता है, बिजनेसमैन का ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन सब का अपना एक यूनियन होता है, ठीक है। आप सुनते होंगे
जैसे बैंक यूनियन के लोग आज हड़ताल कर दिए हैं, इस तरह से रेल कर्मचारियों का हड़ताल, डॉक्टर्स लोग हड़ताल करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या पावर शेयरिंग, उन्हें पावर दिया जाता है कि भाई आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके माध्यम से सरकार पर दबाव डाला जाता है तो सरकार उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो गवर्नमेंट का जो भी वेरियस जो कमिटी जो बनता है, जैसे आप देखते होंगे पार्लियामेंट में सुनते होंगे कि कोई लॉ बनाने से पहले कमिटी बनाया जाता है कि उसको भाई एक तरह से रिव्यू करे, क्या क्या उसमें रिफॉर्म करना है, इस तरह से ये सब बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पावर शेयरिंग चैप्टर था, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी था, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसमें हमने देखा कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, दो रीजन इसमें मैंने बताया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फिर हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखें, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें 4 फॉर्म्स हम लोग देखे हैं, ठीक है। फिर हमने एथनिक कॉम्पोजिशन देखा अलग अलग कंट्री का, जो 2 श्रीलंका का और बेल्जियम का। फिर ये भी देखा कि किस तरह से श्रीलंका में सिविल वार हो गया, और एकोमोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम ने अपने आप को कैसे व्यवस्थित किया, कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग किया गया। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये पावर शेयरिंग का और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप जरूर अच्छे से पढ़ें। मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियरली इसमें डिफाइन किया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब काफ़ी रात हो चुका है, हम लोग इसी तरह से, क्योंकि देखिए अब बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक में है, तो और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं रात में ही पढ़ाई करते हैं, रात में शांति भी होता है। आप इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम का एक बेहतर तैयारी कीजिए, अच्छे से प्लानिंग करके तैयारी कीजिए और काफ़ी अच्छा आप रिजल्ट लाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।